आप देख रहे हैं कि सास तुम्हारी इसका भी पार्ट 10, लेकिन उससे पहले पार्ट 9 को जरूर देखें। अनमोल की बात सुनकर रिद्धि परेशान हो गई तो अनमोल हंसने लगा और कहा, अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चलो उठो, अब नीचे नाश्ते के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रिद्धि उठी और जैसे ही जाने को हुई, अनमोल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, रिद्धि, वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। अब रिद्धि ने पलकें झुकाकर कहा, जी। तभी अनमोल बोला, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लू मेरा फेवरेट है। तो रिद्धि ने धीरे से कहा, नीचे चले, कहकर अनमोल रिद्धि के साथ नीचे आ गया। तभी अनमोल बोला, रिद्धि, तुम चलकर बैठो, मैं मोहित को उठाकर आता हूँ, कहकर अनमोल मोहित के कमरे की ओर बढ़ गया। मोहित सो रहा था, उसका एक पांव चद्दर से बाहर था, चारों ओर तकिए थे। अनमोल ने जाकर उसके रूम का टीवी ऑन कर दिया और आवाज बढ़ा दी। मोहित ने अपनी दोनों उंगलियां कान में डाल ली। अनमोल का प्लान फेल हो गया, तो उसने पास रखे गिलास को उठाया और उसमें रखा सारा पानी मोहित पर डाल दिया। मोहित हड़बड़ाकर उठ गया और कहा, सुबह सुबह क्यों मेरी गालियां सुनने पर तुले हो? तभी अनमोल ने कहा, मिस्टर मोहित, सुबह के 9 बज रहे हैं, अगर आप अब भी नहीं उठे तो हम आपको छोड़कर मूवी देखने चले जाएंगे। मूवी का नाम सुनते ही मोहित फटाक से उठकर बैठ गया। दो ही शौक थे उसके, एक थिएटर में बैठकर फिल्में देखना, दूसरा बाइक चलाना। उसके उठते ही अनमोल ने कहा, नहाकर जल्दी से नीचे आ जाओ, मेरे मॉम डैड आने वाले हैं, वो भी फिल्म देखने जाएंगे। अरे अपने बीच इन बुड्ढों का क्या काम? मोहित ने आंख मसलते हुए कहा। तो अनमोल बोला, रिद्धि की सगाई की डेट फिक्स करने आ रहे हैं, तो फिर मेरा क्या काम, कहकर मोहित चद्दर ओढ़कर वापस हो गया। अनमोल ने चद्दर खींची और कहा, अरे इकलौते साले हो तुम तो मेरे, तुम्हारी प्रेजेंस भी तो जरूरी है वहाँ, चलो अब उठो और नखरे मत करो। अनमोल चला गया। मोहित उठकर बैठ गया और सोचने लगा, इतनी बेइज्जती से कोई किसी को उठाता है क्या? वहीं दूसरी तरफ कन्हैया का फोन बंद हो चुका था। कन्हैया ने किसी और के फोन से नंबर लगाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। कन्हैया के कहे बिना ही रिद्धि ने उसे पहचान कर जब उसका नाम लिया तो कन्हैया की आंखों में नमी उतर आई। वह आगे कुछ बोल भी नहीं पाया और दूसरी तरफ से फोन कट गया। कन्हैया ने फोन वापस लौटा दिया और आकर घाट की सीढ़ी पर बैठ गया। तभी घाट की आखिरी सीढ़ी पर पानी की तरफ मुंह किए सफेद सूट पहने एक गुलाबी बनारसी दुपट्टा लगा एक लड़की खड़ी थी। कन्हैया ने देखा तो खुशी से दौड़ता हुआ लड़की के पास पहुंचा और कहा, रिद्धि जी। लड़की पीछे की ओर पलटी तो कन्हैया के चेहरे पर फिर से उदासी आ गई। वह लड़की रिद्धि नहीं थी। उसे देखते ही कन्हैया ने कहा, माफ कीजिएगा, वो गलती से। कन्हैया बिना लड़की का जवाब सुने वहां से चला गया। कन्हैया सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। तभी सामने से आते पंडित जी मिल गए। उन्होंने कन्हैया को रोकर कहा, अरे कन्हैया, तुम यहाँ और बिना बांसुरी वाले की आरती किए जा रहे हो, सब ठीक तो है ना बेटा? तभी कन्हैया ने कहा, सब ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी कन्हैया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पर हमें तो तुम ठीक नजर नहीं आ रहे हो, बताओ क्या बात है? तभी कन्हैया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कुछ जरूरी काम है, अभी हम चलते हैं। तो पंडित जी पूछने लगे, अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारे साथ लड़की आई थी, वो 2 दिन पहले पंडित जी से मिली थी और शायद किसी को ढूंढ रही थी, वो उसे मिला या नहीं ये जानना था। तभी कन्हैया ने हैरानी से छोटे पंडित जी से पूछा, अरे रिद्धि बड़े पंडित जी के पास आई थी? तो पंडित जी बोले, हाँ बेटा, कुछ दिन पहले हमसे भी पूछ रही थी, हमको कुछ पता नहीं था, इसलिए बड़े पंडित जी से मिलवाया। किसे ढूंढ रही थी वो? तभी कन्हैया की आंखों में नमी तैर गई। उसने धीरे से कहा, हमारे साथ रहकर वो हम ही ढूंढ रही थी पंडित जी। अब पंडित जी हैरानी से बोले, क्या? कन्हैया ने पंडित जी को रिद्धि के बारे में बताया तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। कन्हैया को बहुत बुरा लगा। उसने धीरे से कहा, हमारे दर्द पर आपको इस तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए। आप खुश हो रहे होंगे ये जानकर कि हमने आपकी बेटी के लिए इनकार किया, तो आज हमें ये देखना पड़ रहा है। तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कन्हैया, हमारी बेटी से शादी करना या न करना ये तुम्हारा निजी मामला है। तभी कन्हैया ने हैरानी से पूछा, तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा, बांसुरी वाले भी अपने भक्तों के साथ कितने खेल खेलते हैं, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वो खुद तुम्हें ढूंढने यहाँ आई थी। उस पर बांसुरी वाला की कृपा देखो, वो तुम्हारे साथ ही रही, पर तुम दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। अब कन्हैया उदास होकर बोला, हाँ पंडित जी, पर अब इन सब बातों का क्या मतलब? उनकी शादी होने वाली है किसी और के साथ, हमने उनको पाने से पहले ही खो दिया। पंडित जी फिर मुस्कुराने लगे। तो कन्हैया ने कहा, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं? तभी पंडित जी ने कहा, उनकी शादी तुम्हारे अलावा किसी से नहीं होगी। तो कन्हैया पंडित जी की ओर देखते हुए बोला, हम कुछ समझे नहीं। अब पंडित जी ने कहा, याद होगा जब पूर्णिमा की सुबह तुम और वह साथ साथ मंदिर आए थे
और आशीर्वाद के रूप में हमारे मुंह से तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे निकला था। बांसुरी वाले ने उसी वक्त तुम दोनों के पवित्र बंधन में बांध दिया था। तो कन्हैया ने असमझ की स्थिति में कहा, पर क्या ये मुमकिन है? हमारा मतलब क्या सच में होता है? पंडित जी बड़े प्यार से कहने लगे, हम कभी झूठ नहीं बोलते कन्हैया। ये देखो हमारी जी पर तिल है। तुम दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है। हाँ, तुम दोनों के मिलने में कठिनाइयां आ सकती है, पर अंत में सब अच्छा होगा। कन्हैया ने सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने पंडित जी को गले लगा लिया। आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ कह ही नहीं पाया। तो पंडित जी ने कहा, बांसुरी वाले की यही मर्जी है, इसको भला कोई कैसे जुटला सकता है। उन्होंने कुछ बहुत संकेत दिए तुमको, पर तुम ही ना समझ पाए। अब जल्दी से जाकर उनको वापस ले आओ। उनके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, और शायद तुम्हारा ये उदयपुर भी। तभी कन्हैया मुस्कुरा उठा। घूमते घामते रजत आ पहुंचा। रजत को कन्हैया ने जब पंडित जी वाली बात बताई तो रजत ने पंडित जी का गाल चूमते हुए कहा, अरे वाह पंडित जी, क्या खुशखबरी सुनाए हो। अब पंडित जी बोले, कन्हैया हम चलते हैं, यहाँ रुके तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बांसुरी वाले कहकर पंडित जी वहां से निकल गए। तभी रजत पंडित जी से नजर हटाकर कन्हैया को देखकर कहा, मुबारक हो भैया, अब तो भाभी को लाने की तैयारी करनी है। कन्हैया बस मुस्कुरा उठा और कहा, हाँ रजत, उनको तो यहाँ आना ही है। आखिर ये उदयपुर उन्हीं का ही तो हिस्सा है। दोनों वहां से खुशी खुशी घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आज शाम जयपुर में रिधि अपने कमरे में बैठी अपने बैग पैक कर रही थी। अनमोल ने दस्तक दी और आकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो बेंगलोर जाने की तैयारी है? तो रिधि बोली, जी, काफी दिनों से अपने काम से दूर है, अब वापसी तो करनी होगी ना। तभी अनमोल ने कहा, बिल्कुल, मैं भी 2 दिन बाद न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ। कुछ काम पेंडिंग है, सो बट डोंट वेरी, सगाई से कुछ दिन पहले आ जाऊंगा। सगाई का नाम सुनकर रिधि का मन उदास हो गया, पर उस उदासी को उसने चेहरे पर आने नहीं दिया और अपना सामान जमाती रही। अनमोल रिधि से कुछ कहने आया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहें। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, रिधि, कल सुबह तुम यहाँ से बेंगलोर और मैं मम्मी पापा के साथ अपने घर दिल्ली के निकल जाऊंगा। क्या आज रात हम कुछ वक्त साथ बिता सकते हैं? आई मीन डिनर और एक ड्राइव। अनमोल की बात सुनकर रिधि खामोशी से उसकी ओर देखने लगी। तो अनमोल ने कहा, अगर तुम्हारे का जाना का मन नहीं है तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। रिधि अनमोल की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, हमें इनके साथ जाना चाहिए। आखिर इन सब में इनकी क्या गलती है? अपनी होने वाली पत्नी से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। ना कहा तो इनका दिल दुखेगा, और अगर हाँ कहा तो अपने दिल को चोट पहुंचाऊंगी। पर फैसला तो करना ही है। कब तक अपने लिए हम बाकी सबको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे? अनमोल जी के साथ जाने के लिए हाँ कह देते हैं। अनमोल चुपचाप रिधि के चेहरे की ओर देखता रहा। कुछ देर बाद रिधि ने कहा, अनमोल आप नीचे चलिए, हम तैयार होकर आते हैं। अनमोल के चेहरे से खुशी छलकने लगी। वह मुस्कुराता उठा और रिधि से जल्दी आने का कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अनमोल ने जीत जी और वंदना जी से रिधि को बाहर ले जाने की परमिशन ली और खुद घर से बाहर आकर गाड़ी के पास खड़ा रिधि के आने का इंतजार करने लगा। अनमोल ने रिधि के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी थी, जिसे आज वह रिधि को देने वाला था। वह बार बार अंगूठी जेब से निकाल कर देखता और मुस्कुराकर वापस जेब में रख लेता। कुछ देर बाद रिधि आई। जैसे रिधि को देखा बस देखता ही रह गया। काले रंग के चूड़ीदार सूट पर वह लाल दुपट्टा अपने कंधे पर डाले हुई थी। कानों में छोटे छोटे झुमके पहने हुए थे। अनमोल तो बस पलक रिधि को देखता ही रहा। रिधि उसके पास आई और कहा, चले अनमोल। रिधि की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। उसने रिधि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद दूसरी ओर से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अनमोल ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। रास्ते पर रिधि को अपनी स्टूपिड बातों से हंसाता रहा। रिधि अनमोल की सोच, उसकी बातें अच्छी लगी। आज वह पूरे मन से अनमोल के साथ थी। दोनों ने बात करते हुए साथ साथ डिनर किया। बातों के दौरान रिधि ने जाना कि अनमोल एक खुले विचारों वाला लड़का है। उसमें किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है, ना ही वह गुस्सा करता है, बस हर वक्त सामान्य रहता है। उसने सीरियस रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए हर वक्त वह हंसता और हंसाता रहता है। खाने के बाद अनमोल रिधि को लेकर ड्राइव पर गया। अंतर्मुखी और बहुत कम बोलने वाली रिधि धीरे धीरे अनमोल से खुल रही थी। अनमोल को भी रिधि का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। देर रात दोनों घर लौट आए। अनमोल ने गाड़ी पार्किंग एरिया में रोक दी। रिधि उतरकर जैसे ही जाने लगी, अनमोल ने कहा, रिधि। तभी रिधि ने अनमोल की ओर देखकर कहा, जी। अनमोल गाड़ी से उतरा और रिधि के सामने आकर कहा, थैंक यू सो मच। तो रिधि असमझ की स्थिति में बोली, किस लिए? तभी अनमोल ने प्यार से रिधि की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने अपना इतना सारा वक्त जो दिया है मुझे, ये शाम मैं कभी नहीं भूलूंगा।
तो रिद्धि बोली, इट्स टू प्राइजलेस फॉर मी सो थैंक यू। और रिद्धि आगे बोली, आपसे एक बात कहें। अब अनमोल ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर प्यार से रिद्धि की ओर देखते हुए कहा, क्या? एक क्यों, दो, तीन, चार, जितनी का चाहे कहो। तभी रिद्धि बोले, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हमें लगता है हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, हमारा अतीत। रिद्धि ने इतना ही कहा कि आगे कुछ कहती इससे पहले ही अनमोल ने आगे बढ़कर रिद्धि के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास हो तो मैं अपने आसपास की किसी चीज को देखना नहीं चाहूंगा। तो रिद्धि बोली, पर आप एक बार जान लेते तो। कहते कहते रिद्धि चुप हो गई। अब अनमोल ने बहुत ही प्यार से कहा, रिद्धि, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई अतीत जरूर होता है, जिसे भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। मुझे तुम्हारा आज चाहिए, तुम्हारा बीता हुआ कल नहीं। रिद्धि अनमोल का चेहरा देखकर सोचने लगी, आखिर किस मिट्टी का बना है ये इंसान, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब अनमोल बोला, फिर से क्या सोचने लगी तुम, अपना हाथ दो। रिद्धि चौंकी तो अनमोल ने उसका बायां हाथ अपने हाथ में लिया और अपने जेब से रिंग निकालकर रिद्धि की उंगली में पहनाते हुए कहा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये पहला तोहफा है रिद्धि। रिद्धि ने देखा रिंग उसकी उंगली में बहुत प्यारी लग रही थी, उस पर जड़ा हीरा चमचमा रहा था जिससे किसी की आंखें भी चुंधिया जाए। रिद्धि ने अनमोल से थैंक यू कहा और जाने लगी, तो मोल ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया और कहा, एक वादा करोगी मुझसे? रिद्धि पलटी और गर्दन उठाकर इशारे से पूछा, तो अनमोल उसके करीब आया और कहा, आज के बाद मैं इन आंखों में सिर्फ अपने लिए इंतजार देखना चाहता हूँ, किसी दिल के प्रेमी के लिए नहीं। रिद्धि ने सुना तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। रिद्धि भागते हुए वहां से घर के अंदर चली गई, बिना अनमोल से कोई वादा किए। सीढ़ियों से भागते हुए अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके अपनी पीठ किसी उसी दरवाजे से टिका ली। आंखों में आंसू बाहर आने को बेताब थे और फिर रुलाई फूट पड़ी। धीरे धीरे ही सही, रिद्धि से वो हर हक छीना जाने लगा था जिन्हें रिद्धि जी रही थी। अपने दिल के प्रेमी को भूलना आसान था, पर उसका वजूद मिटाना रिद्धि के लिए नामुमकिन था। रिद्धि बाथरूम से बाहर आकर बिस्तर पर लेट गई। साइड में पड़े फोन को देखा तो उसमें लाइट जल रही थी। रिद्धि ने फोन उठाया और देखा, रजत का मैसेज था। रिद्धि ने मैसेज ओपन किया, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था, आपका उदयपुर आपके बिना अधूरा है रिद्धि जी। रिद्धि ने जब पढ़ा तो दर्द में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रजत को फोन लगाने की सोची, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, ऐसे में फोन करना सही नहीं होगा। सोचकर रिद्धि बस उस तस्वीर को एकटक देखती रही। तस्वीर के साथ ही कन्हैया के साथ बिताया वक्त उसकी आंखों के सामने आने लगा। रिद्धि लेट गई और फोन को अपने सीने पर रख लिया। उदयपुर आज भी उसके दिल के उतना ही करीब था। अगली सुबह रिद्धि बेंगलोर जाने की तैयारी करने लगी। अजीत जी के लिए खरीदा तोहफा रिद्धि ने उन्हें दे दिया। वंदना जी ने कितने ही तोहफे रिद्धि के लिए गाड़ी में रखवा दिए। अजीत जी ने रिद्धि को गले लगाकर फॉर्मलिटी पूरी की और साथ ही ढेर सारी हिदायतें भी दे दी। बाहर हॉल में अनमोल के मम्मी पापा, रिद्धि और रिद्धि के माँ पापा थे। अनमोल का कहीं अता पता नहीं था। मोहित वहां आया तो रिद्धि ने उसे अपने साथ लाए वॉच का सेट देते हुए कहा, ये आपके लिए, आपको बचपन में बहुत पसंद थी ना ये। दी, इट्स ओल्ड फैशन, मैं ये सब नहीं पहनता, वो बचपन की बात थी, अब ये सब पहनना वो नो वे, सॉरी आई कांट एक्सपेक्ट दिस। मोहित ने आंख मटकाते हुए कहा। रिद्धि का चेहरा उतर गया। उसने देखकर वंदना जी ने मोहित से कहा, मोहित वो इतने प्यार से लेकर आई है, तुम्हारे लिए रख लो। सॉरी मम्मा, इन्हें लेकर भी अपने कबर्ड के किसी कोने में डालूंगा, इससे अच्छा है रिद्धि दी इन्हें यूज कर ले, मोहित ने कहा और वहां से चला गया। तभी रिद्धि ने वंदना जी से कहा, हमें अब निकलना चाहिए। वंदना जी ने रिद्धि को गले लगाया और सर चूमते हुए कहा, जल्दी आना बेटा। रिद्धि जाने से पहले अनमोल से मिलना चाहती थी, लेकिन अनमोल कहीं दिखाई नहीं दिया। रिद्धि सीधे सीधे पूछ भी नहीं सकती थी। तभी मोहित वापस आ गया और रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा, बस मोहित के साथ चलती रही। मोहित रिद्धि को घर के पीछे वाले बरामदे में ले आया जहां अनमोल खड़ा था। अनमोल को वहां देख रिद्धि हैरान हो गई। तभी मोहित ने अनमोल से कहा, ओए अनमोल, ये मेरा एहसान समझ लेना। फिर मोहित वहां से चला गया तो अनमोल रिद्धि के पास आया और कहा, तुम जा रही हो तो अच्छा नहीं लग रहा, 1 महीने बाद मिल पाऊंगा। रिद्धि अब भी खामोशी से अनमोल को देख रही थी। अनमोल ने रिद्धि के हाथ से उसका फोन लिया और उसमें अपना नंबर सेव करते हुए कहा, इसमें अपना नंबर सेव किया है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। रिद्धि को उसका फोन लेकर देकर अनमोल कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अनमोल के पापा ने जब आवाज लगाई तो उसकी तंद्रा टूटी। उसने आवाज वाली दिशा में देखकर कहा, जी पापा आया। अनमोल रिद्धि के कुछ करीब आया और अपने होठों को उसके गाल से छूकर धीरे से कहा, रिद्धि आई लव यू, अपना ख्याल रखना।
कहकर अनमोल वहां से चला गया और रिद्धि अवाक सी खड़ी जाते हुए अनमोल को देखती रही। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह कन्हैया जैसे ही उठा, आई बाबा, रजत और कनशिका उसके कमरे में खड़े थे। कन्हैया के उठते ही रजत और कनशिका हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगे। कन्हैया की याद आया आज उसका जन्मदिन है। वह मुस्कुरा उठा। उसने उठकर आई बाबा के पैर छुए। आई और बाबा ने उसे एक चांदी का कड़ा दिया जिस पर बांसुरी वाले लिखा हुआ था। कन्हैया ने उसे तुरंत पहन लिया। आई बाबा बाहर चले गए। रजत ने उसके लिए एक सफेद रंग की शर्ट खरीदी थी। कन्हैया ने कनशिका की तरफ देखा तो वह बस मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता देख कन्हैया ने कहा, कन्नू तेरा तोहफा कहाँ है? तभी कनशिका ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा है जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। तो कन्हैया ने हैरानी से कहा, ऐसा क्या है? अब कनशिका बोली, है कुछ बहुत खास। अरे पर क्या, बताओ तो सही। कन्हैया की बेचैनी बढ़ने लगी। कनशिका ने रजत की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मुस्कुराता देखकर कन्हैया ने बेसब्री से कहा, अरे अब बता भी दो, कहाँ इतना भाव खा रहे हो? तभी कनशिका बोली, आप यहीं रुको, हम लेकर आते हैं। कहकर कनशिका अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। उसके हाथ में डायरी जैसा कुछ था। कनशिका ने डायरी कन्हैया के हाथों में रखकर कहा, आपके जन्मदिन का तोहफा, आपकी मैडम जी की डायरी और ये खत जो वो जाने से पहले आपके लिए छोड़कर गई थी। कन्हैया ने डायरी को टेबल पर रखा और जल्दी जल्दी खत को खोलकर जैसे ही पढ़ने लगा। कनशिका ने खत उसके हाथ से लेकर कहा, आज आपके लिए यह खत हम पढ़ देते हैं। कन्हैया ने मुस्कुराकर हामी भर दी और बिस्तर पर बैठ गया। रजत भी आकर कुर्सी पर बैठा और कनशिका के खत पढ़ने का इंतजार करने लगा। कनशिका ने एक नजर कन्हैया को देखा और पढ़ना शुरू किया। डियर कन्हैया जी, जब तक आप ये खत पढ़ेंगे हम उदयपुर छोड़कर जा चुके होंगे। हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं और होना भी चाहिए। हमने आपसे अपना सच जो छुपाया, पर हम मजबूर थे। अकेले आए थे आपके शहर उदयपुर में, किसी को जानते भी नहीं थे। फिर आप मिले। पहले आप हमें बहुत उलझे हुए इंसान लगे, पर धीरे धीरे हमें आप समझ आने लगे। उस दिन जब मार्केट में आपसे मिले थे, तब बातों ही बातों में आपने कहा था कि आपको पैसे वाले लोग पसंद नहीं, और यही वजह थी हमें आपसे झूठ कहना पड़ा, क्योंकि हम आपकी नफरत नहीं चाहते थे। आपने हमें अपने घर में रखा, इतना मान सम्मान दिया, बाबा आई का प्यार। उस घर में रहकर हमें कभी नहीं लगा हम अनजान घर में हैं, बल्कि खुद को हमेशा आपसे जुड़ा हुआ महसूस किया। आप सबके प्यार और परवाह में हम अपनी असलियत भूल चुके थे। आपके शहर ने हमें बहुत कुछ दिया। आई बाबे, कनशिका जैसी बहन, रजत जैसा दोस्त जो रोते हुए भी को हंसा दे, और सबसे खास आपके साथ रहकर हमने उदयपुर को बहुत करीब से देखा, महसूस किया है। हमने आप सबसे एक बात और छुपाई थी। हम उदयपुर नौकरी के लिए नहीं, बल्कि किसी को ढूंढने आए थे, और हमारे बचपन का पार है कानू। यही नाम बताया था मंदिर के पंडित जी ने हमें। पिछले 14 सालों से इंतजार था हमें उनका, पर देखिए ना, हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। हमने उन्हें पाने से पहले ही खो दिया। सबके खिलाफ जाकर हम उन्हें लेने आए थे, पर वो नहीं मिले। ये बात उस शाम हम आपको बताने वाले थे, पर ठंडाई पीने के बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं रहा। कन्हैया जी, भले हम आपसे ये बात छुपाई, पर हमारी भावनाएं गलत नहीं थी। यहाँ से जा रहे हैं, पर लगता है जैसे बहुत कुछ पीछे छूट गया है। और बातों बातों में कनशिका ने आपके सपने के बारे में बताया। सुनकर अच्छा लगा। आपके उस सपने को पूरा करने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे ऑफिस में आपके लिए एक नौकरी है। गलत मत समझिएगा, हम आप पर कोई एहसान नहीं जता रहे ना ही अपनी हैसियत का दिखावा कर रहे हैं, बल्कि वहाँ आप हमारे साथ रहकर काम करेंगे, हमारे बराबर। हमें नहीं पता आपको ये सुनकर कैसा लगेगा, पर हम चाहते हैं आप बेंगलुरु आए और बाबा के उस सपने को पूरा करें। एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, जब भी वो घर बने उसका एक हिस्सा सबसे पहले हमें दीजिएगा। कुछ लोग किसी के बिना अकेले होते हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अकेले हैं। रिधि बंसल। खत पढ़कर कनशिका ने भीगी आंखों से कन्हैया की तरफ देखकर कहा, भैया, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि सब किसे होते हुए भी वो अकेली है? तभी रिधि का खत पढ़ने के बाद कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वक्त पर रिधि की भावना को समझ लेता तो आज रिधि उसके साथ होती। रजत उठकर कन्हैया के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या भैया, भाभी ने बेंगलुरु बुलाया है? वैसे सही भी है, आपका हक बनता है। हम तो कहते हैं बोरिया बिस्तर बांधो और बेंगलुरु के लिए निकल जाओ। तो कन्हैया ने रजत की आंखों में देखते हुए कहा, रजत, हमने उनका बहुत दिल दुखाया यार, क्या वो हमें माफ करेगी? तभी रजत बोला, अरे माफ क्यों नहीं करेगी, और वो तो खुद खत में तुमसे माफी मांग रही है। हम तो कहते हैं बेंगलुरु जाओ और जाकर उन्हें अपने दिल की बात बता दो।
बस अब देर नहीं होनी चाहिए तुम दोनों के बीच। तो कन्हैया ने परेशानी से कहा, लेकिन आई बाबा। तभी रजत बोला, उसका इलाज भी हमारे पास, रुको एक मिनट। कहकर रजत उठा और दरवाजे को और मुंह करके जोर से चिल्लाया, आई बाबा। रजत की आवाज सुनकर आई बाबा के साथ साथ कनसिका भी दौड़ी चली आई। बाबा ने रजत को देखकर कहा, क्या हुआ रजत, इतना जोर से कौन चला रहे हो? तो रजत ने दृढ़ता से कहा, बाबा आई, कन्हैया को लड़की पसंद आ गई, वो उसको लेने जा रहा है, आप लोगों को कोई परेशानी है? अब आई ने एक साथ कई सवाल कर डाले, कौन लड़की, कैसी लड़की, हमारे को क्यों नहीं बताए, और कहाँ जा रहा है? रजत आई के पास आया और खुशी से जयकर कहा, अरे आई, वही अपनी रिद्धि जी, उन्हीं को तो लेने जा रहा है बेंगलुरु। अपने कन्हैया भैया को जिस मैडम जी की तलाश थी वो अपनी रिद्धि जी तो है। क्या सच में? वो इतने दिन हम सबके साथ थी, किसी ने भी हमें बताया क्यों नहीं? हम उसको जाने ही नहीं देते। रजत, आई ने खुशी से लेकिन अफसोस जताते हुए कहा। बाबा जो चुपचाप खड़े सुन रहे थे, कन्हैया के पास आए और कहा, कन्हैया, रजत जो कह रहा है सच है क्या? वो लड़की सच में रिद्धि है? कन्हैया ने बाबा की आंखों में देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अरे कन्हैया के बाबा, हमने तो पहले ही रिद्धि को अपनी बहू मान लिया था। कितनी प्यारी लड़की है वो। हम तो कहते हैं कन्हैया के साथ साथ हम सभी भी चलते हैं, वहीं के वहीं सुगुन देकर उसे अपने साथ ले आएंगे। आई ने खुशी से चहकते हुए कहा। अब रजत ने जलाकर कहा, क्या सब चलते हैं? भैया बारात लेकर नहीं जा रहे जो सब के सब चलने की बात कर रहे हो? तभी आई बोली, तो रजत ने कहा, अरे तो क्या, भाभी ने भैया को बेंगलुरु में अपने ऑफिस में नौकरी करने के लिए बुलाया है, शादी करने के लिए नहीं। तभी आई परेशान होकर बोली, क्या हमारा बेटा होने वाली बहू के साथ नौकरी करेगा? अरे रे रजत, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोग क्या कहेंगे? तो रजत ने कहा, आई वो बेंगलुरु है, उदयपुर नहीं। वहां लड़का लड़की कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। भाभी ने खुद बुलाया है भैया को, हमें तो लगता है इनको वहां जरूर जाना चाहिए। कन्हैया सबकी बात सुनकर बाबा के पास आया और कहा, आप बताइए बाबा। अरे बेटा, इतने बड़े अनजान शहर में तुम्हें अकेले भेजना का दिल तो नहीं करता, पर तू जाना चाहे तो रोकूंगा नहीं। जिसका इतने साल इंतजार किया उसे हासिल करने का वक्त आ गया है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। गाल को छूकर कहा। तो रजत ने कहा, अरे अकेले कहाँ जा रहे हैं, हम है ना इनके साथ, इनके हनुमान बनकर जाएंगे इनकी सीता को लेने। तभी कन्हैया चौंक कर बोला, तुम क्यों जाओगे? तो रजत ने फरमान सुनाते हुए कहा, अरे हमारी भाभी है वो, इतना तो हक बनता है। और रजत भी वहां से चला गया, यह कहकर कि वह टिकट बुक करवाएगा और अपने लिए कपड़े लेकर आएगा। उधर जयपुर में अनमोल और उसके घर वाले जा चुके थे। रिद्धि अभी भी खोई हुई सी पीछे वाले बरामदे में खड़ी थी। अनमोल का छूना उसे ऐस ऐस कर गया। रिद्धि वहां से निकलकर बाहर आई। उसे देखकर अजीत जी ने कहा, रिद्धि। तो रिद्धि ने खोए हुए स्वर में बोली। तभी अजीत जी ने सहजता से कहा, हम चाहते हैं आपकी और अनमोल की सगाई यहाँ जयपुर में हो, आपकी कोई इतराज तो नहीं? अब रिद्धि नजरें झुकाकर बोली, जैसा आपको ठीक लगे, जब आना हो आप बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। तो अजीत जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आपको नहीं आना, बल्कि हम और वंदना जी बेंगलुरु आएंगे आपको लेने। रिद्धि ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अजीत जी की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? तो अजीत जी बोले, हाँ रिद्धि, बहुत जल्द हम वंदना जी के साथ आपके शहर आएंगे, आपके अपने घर में। फिलहाल तो 2 दिन बाद मोहित वहां आ रहा है। उसने वहां के कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया है और साथ ही साथ वह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करना चाहता है। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? तभी रिद्धि ने कहा, जी नहीं, हमारे साथ साथ वो घर मोहित का और आप दोनों का भी है, आप जब चाहें आ सकते हैं। तो अजीत जी रिद्धि की आंखों में देखते हुए बोले, अनमोल के साथ आपका रिश्ता होने जा रहा है, आप बहुत भाग्यशाली है। अनमोल बहुत अच्छा लड़का है, आपको बहुत खुश रखेगा। आप खुश है ना? अब रिद्धि ने सामने से सवाल किया, आप और माँ खुश है ना पापा? हाँ, हम दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। अजीत जी ने वंदना जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो रिद्धि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हम भी खुश है पापा। पर दर्द आंखों में उतर आया, क्योंकि वो अब अपने परिवार को खोना नहीं चाहती थी। रिद्धि की नम आंखें देखकर वंदना जी आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। वंदना जी ने रिद्धि के माथे पर चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बेटा, इस घर के साथ साथ अब आप अनमोल की भी अनमानत हो। हमने आपसे बहुत कड़वी बातें कही, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। रिद्धि ने वंदना जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। रिद्धि ने अजीत जी और वंदना जी के पांव छुए और रिद्धि आकर गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। रिद्धि ने आंखें मूंद कर सीट से सर लगा लिया और अपने दिल से प्रेमी से वह बहुत दूर जाती जा रही थी। जयपुर से रिद्धि ने बेंगलुरु के लिए फ्लाइट ली और कुछ वक्त बाद वे अपने शहर बेंगलुरु में थी। एयरपोर्ट में रिद्धि सीधे घर आ गई। मोनू को उसने छुट्टी दी हुई थी। रिद्धि ने पर्स से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर आई। घड़ी दोपहर के 1 बजा रही थी।
रिद्धि ने कपड़े बदले और अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लैपटॉप पर मेल चेक करने लगी। बेंगलोर वापस आने की खबर उसने अभी तक किसी को नहीं बताई थी। अगले दिन संडे था और रिद्धि का ऑफिस भी बंद था, इसलिए रिद्धि ने 2 दिन घर बैठकर सारा पेंडिंग काम निपटाने की सोची। मेल्स चेक करते करते कुछ देर बाद खाना आ गया। रिद्धि ने खाना खाया और एक बार फिर अपने काम में जुट गई। बेंगलुरु आते ही रिद्धि का एटीट्यूड एकदम से चेंज हो जाता था। जयपुर जाकर जहाँ परिवार के बीच रहकर कम बोलने वाली लड़की होती, वहीं बेंगलुरु आकर वह एक आत्मनिर्भर लड़की बन जाया करती थी। साथ ही उसके रोब और बातों में उसका आत्मविश्वास झलकता था। दूसरी तरफ कन्हैया ने सुबह उसने जाकर कॉलेज जाकर वहां से रिजाइन कर दिया। अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि रात देर से सोई, लेकिन सुबह 5 बजे उठ गई और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। वॉक के बाद घर आकर उसने सबसे पहले एकता को अपने आने की खबर दी और फिर मोनू को फोन लगाया। क्योंकि आज संडे था, इसलिए रिद्धि ने घर पर ही रुकने का प्लान बनाया। सबसे पहले वह नहाकर आई और फिर अपने लिए नाश्ता बनाने का सोचा, पर समस्या ये थी कि उसे बनाना कुछ नहीं आता था। अब रिद्धि के पास मोनू का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एकता ने पीछे से रिद्धि को हक करते हुए कहा, वेलकम बैक बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। अंकल आंटी कैसे हैं? रिद्धि ने एकता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा। तो एकता ने रूठते हुए कहा, कैसी नालायक दोस्त है ना तू। दोस्त सामने बैठी है, उसके बारे में कोई खबर ना लेकर मम्मी पापा के बारे में पूछ रही है। तभी एकता आकर पैर पसार कर बेड पर बैठ गई और कहने लगी, बाकी बातें बाद में, पहले तू मुझे ये बता, तू उदयपुर गई थी ना उस लड़के को ढूंढने, वो लड़का मिला? अब तो बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता है? तूने उसे बता तो दिया ना कि तू उसे कितना चाहती है। वो तो तुझे देखकर खुशी से पागल ही हो गया होगा। इतने दिन उदयपुर में रही, वो भी उसके साथ। हाउ रोमांटिक। अरे तू चुप क्यों है, बता ना। एकता की बात सुनकर रिद्धि का चेहरा उदासी से गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो किसी भी वक्त अपनी सीमा तोड़कर बाहर आ सकते थे। एकता ने देखा तो रिद्धि को अपने सामने बैठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, क्या हुआ रिद्धि, सब सब ठीक तो है ना? अब तक जो आंसू आंखों में रुके हुए थे बहकर गालों पर आ गए। एकता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ये मेरा बच्चा, ये सब क्या है? चल बता, तुझे क्या हुआ? रिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और एकता को सारी कहानी सुना दी। रिद्धि की कहानी सुनकर एकता को भी बहुत दुख हुआ। रिद्धि, ये लड़के ना सब एक जैसे ही होते हैं। वो भला इतने साल तुम्हारा इंतजार क्यों करता? पर तुम उदास मत हो यार प्लीज। रिद्धि लेट गई। उसने अपना सर एकता की गोद में टिका लिया और कहने लगी, एकता, ऐसा क्यों होता है? जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो ही हमसे दूर चला जाता है। बचपन में माँ को बहुत प्यार करते थे, पर वो हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद पापा, वो भी हमसे दूर होने लगे। फॉर्मेलिटी के लिए बस उनसे बातें हो जाती हैं। इनके अलावा पहली बार किसी को चाहा था और देखो किस्मत ने हमसे वो भी छीन लिया। तभी एकता ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, रिद्धि, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में इससे अच्छा लिखा हो, उसका नाम मिलना हो सकता है, कोई और तुम्हें अपनी दुआओं में मांग रहा हो। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी रिद्धि का फोन बजा, तो जो एकता के पास ही टेबल पर रखा हुआ था। एकता ने देखा स्क्रीन पर अनमोल नाम से फोन आ रहा था। उसने फोन रिद्धि की ओर बढ़ा दिया। अनमोल का फोन देखते ही रिद्धि उलझन में पड़ गई। फोन उठाए कि नहीं, इसी उलझन में फोन काट दिया। रिद्धि ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल फोन फिर बज उठा। रिद्धि ने फोन उठा लेने में ही अपनी भलाई समझी। वह बाहर बालकनी में आ गई और अनमोल से बातें करके जैसे ही वापस आई, एकता कमर पर हाथ रखे बोहे चढ़ाए उसी की ओर देख रही थी। रिद्धि ने जब देखा तो सर उचकाकर पूछा, ये अनमोल कौन है? तो रिद्धि ने बिना किसी भाव के कहा, पापा ने हमारे लिए लड़का देखा है, न्यूयॉर्क रिटर्न है। माँ पापा दिल्ली में रहते हैं। पापा के दोस्त का बेटा है। अगले महीने इंदौर में हमारी उनसे सगाई होने वाली है। तभी एकता रिद्धि को गले लगाते हुए बोली, व्हाट कमीनी, ये मुझे अब बता रही है? कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से एकता के गले लगी रही। इस वक्त उसकी हालात किसी कपड़े से बनी गुड़िया से कम नहीं थी, जो बस खामोशी से सब देख रही थी। रिद्धि को चुप देखकर एकता ने उससे दूर होकर कहा, ऐसे चुप होने से काम नहीं चलेगा मैडम। अच्छा बताओ क्या चाहिए? रिद्धि ने एकता का दिल रखने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, एक ग्रैंड पार्टी जिसमें तुम और मैं होंगे, बस और कोई नहीं। एकता ने एक्साइटेड होकर कहा। तो रिद्धि ने कबर्ड खोलते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब कब कब चाहिए बता देना। तभी एकता कबर्ड का दरवाजा वापस बंद करते हुए बोली, कब क्या, आज और अभी चाहिए? अब रिद्धि ने कहा, हाँ आज। तभी एकता रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखो आज संडे भी है, मतलब तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, और आज थिएटर में नई मूवी भी लगी है, चल कर वो देखेंगे। उसके बाद पिज्जा हट, उसके बाद शॉपिंग,
प्लीज़ प्लीज़। तो रिद्धि ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर शाम को, अभी तो 10 बजे हैं, इतनी जल्दी बाहर जाकर क्या करेंगे? तभी एकता रिद्धि की गोद में अपने सर रखते हुए बोली, हाँ तो मेरी जान, मैं भी शाम को जाने के लिए बोल रही हूँ। तब तक तुम मुझे बाकी की कहानी सुना दो। वहीं दूसरी ओर कन्हैया ने खुशी से भरकर कहा, बाबा, रिद्धि के अलावा बेंगलुरु जाने की एक वजह और है, जो हम आपको वापस आकर बताएंगे। तभी बाबा ने रजिस्टर में हिसाब किताब लगते हुए कहा, तुम और कनिष्का खुश रहो, बस इतना काफी है। अच्छा, वैसे कब जा रहे हो बेंगलुरु? तो कन्हैया ने कहा, बाबा, रजत से गए हैं टिकट के लिए। बाबा ने काउंटर से कुछ रुपए निकाले और कन्हैया की ओर बढ़ाकर कहा, ये कुछ रुपए रख लो, काम आएंगे। तो कन्हैया इनकार करते हुए बोला, बाबा, इन सब की जरूरत नहीं है। तभी बाबा ने कहा, बेटा, अजनबी शहर है, जरूरत पड़ेगी। और फिर अपने काम में लग गए। कन्हैया वहां से निकलकर अंदर आया और अपने काम निपटाने लगा। शाम को रजत घर आया। उसने बस की टिकट्स कन्हैया को पकड़ाते हुए कहा, ये लो भैया, कल के टिकट्स हैं, परसों सुबह तक पहुंच जाएंगे। वो सब तो ठीक है रजत, लेकिन ये 3 टिकट्स किस लिए? कन्हैया ने 3 टिकट देखकर हैरानी से कहा, एक तुम्हारी और एक हमारी। रजत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तभी कन्हैया बोला, और तीसरी? तो रजत ने इत्तेफाक से कहा, हमारी कटरीना भी तो जाएगी साथ है। तो कन्हैया ने कहा, तुमने रिद्धि को हमारे आने की सूचना दी कि नहीं? तभी रजत बोला, यार तुम ना निपट मूर्ख ही हो, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है, हम उनको बताए भी नहीं वहां जाएंगे, और देखना, हमें वहां देखकर वो खुशी से चौंक जाएगी। अब कन्हैया ने कहा, लेकिन उनका पता? तभी रजत बोला, अरे भैया, बेंगलुरु की इतनी बड़ी हस्ती है, वो उनका पता ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। फिर भी हमने गूगल से उनके ऑफिस का पता निकाल लिया है, डोंट वरी। अब अगले दिन कन्हैया और रजत बेंगलुरु जाने की तैयारी करने लगे। आई ने अपने हाथ से बने बेसन के लड्डू, मठरी और चकली रिद्धि के लिए डिब्बों में बंद कर कन्हैया के सामान के साथ रख दिए। आई ने कुछ तोहफे भी दिए। कन्हैया ने सब बैग में रख लिए। कुछ देर बाद रजत भी अपना बैग लेकर आ पहुंचा। कुछ देर बाद दोनों वहां से बस स्टैंड के लिए निकल गए। उधर रिद्धि के ऑफिस में शोर शराबा चल रहा है। जैसे रिद्धि ने ऑफिस में कदम रखा, सभी चुप होकर हाथ बांध कर खड़े हो गए। अब तक जहां तेज शोर शराबा हो रहा था, अब वहां मरगढ़ जैसी शांति थी। रिद्धि ने सबको गुड मॉर्निंग कहा और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। रिद्धि के जाने के बाद आरती ने मुंह बनाकर नीता से कहा, आ गई महारानी, अब फिर से सबको इसके इशारे में नाचना पड़ेगा। केबिन में आकर रिद्धि ने खिड़की से पर्दा उठाया। कितने दिनों बाद वह अपने शहर में आई थी। रिद्धि आकर कुर्सी पर बैठी और फाइल्स देखने लगी। काम में इतनी बिजी हो गई कि कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। दोपहर में विराज आया और रिद्धि से कहा, रिद्धि, 2 मिनट, आप अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे सामने आएंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिद्धि उठी और अभिराज के सामने आकर कहा, हाँ कहिए। तब अभिराज ने नर्वस होकर कहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन एक दिन तो आपको ये सब बताना ही था। आज बहुत हिम्मत जुटाकर मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, वो सुनने के बाद आप मेरा साथ देगी या नहीं, मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो रिद्धि कसम खाते हुए बोली, अभिराज, इतना घबरा क्यों रहे हो, आप बताओ ना क्या बात है। अभिराज ने अपने जेब से अंगूठी निकाली और रिद्धि को दिखाते हुए कहा, मैं आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ रिद्धि, आई होप तुम मेरी फीलिंग समझोगी। अभिराज के हाथों में अंगूठी देखकर रिद्धि का मन बेचैन हो उठा और वह सोचने लगी, अब कौन सा मोड़ आने वाला है हमारी जिंदगी में। तब यह रिद्धि ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या बात है विराज? अभिराज ने अपनी गर्दन घुमाई और आवाज दी, मेघना, अंदर आना। 22-23 साल, एक प्यारी सी लड़की दरवाजे की ओर से निकलकर रिद्धि के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी बड़ी बड़की पलकें झुकी हुई थी। अगले ही पल उसने रिद्धि की ओर देखा और उसे बड़े आतर भाव से नमस्ते की। प्रत्युत्तर में रिद्धि ने मुस्कुरा दिया तो विराज बोला, रिद्धि, ये कायरा है। मैं और कायरा पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी। कायरा अपनी मौसी के साथ भोपाल में रहती है, यहाँ बेंगलुरु में अपनी पढ़ाई कर रही है। कायरा के माँ बाप बचपन में किसी हादसे का शिकार हो गए थे, तब से ये अपनी मौसी के साथ रहती आ रही है। मेरी इससे मुलाकात इसके कॉलेज के किसी फंक्शन में हुई थी। मेरी छोटी बहन अंजलि वहीं पढ़ती है। तब से दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। कायरा के घर वाले शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे पापा नहीं। इसलिए मैंने कायरा से कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया है। अभिराज ने एक सांस में सारी कहानी कह सुनाई। तभी रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा, हम आप दोनों के लिए बहुत खुश है विराज। आपने जो फैसला किया है वो करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती। तो विराज प्यार भरी नजरों से कायरा की ओर देखते हुए बोला, रिद्धि, अगर मैं कायरा से शादी करता हूँ तो पापा कुछ दिन नाराज रहेंगे और फिर माफ कर देंगे, लेकिन अगर कायरा से शादी नहीं की तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रिद्धि को बहुत खुशी हुई कायरा के लिए अभिराज का प्यार देखकर। उसने सहजता से कहा, अभिराज, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अब अभिराज ने आस भरे स्वर में कहा,
मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए और कल सुबह जब हमारी शादी हो तो आप वहाँ मौजूद रहे। बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी रिद्धि मुस्कुराकर बोली, ज़रूर अभिराज, ये भी कहने की कोई बात है, भला हम ज़रूर आएंगे। और आप दोनों के लिए शादी का तोहफा भी तो लाना है। तो अभिराज ने कहा, रिद्धि, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तभी रिद्धि प्यार से बोली, कैसी बातें कर रहे हो अभिराज, हम अच्छे दोस्त हैं। तो अभिराज मुस्कुरा दिया। इस बीच कायर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सुनती रही। रिद्धि ने पियोन को बुलाकर मिठाई लाने को कहा और ऑफिस में बंटवाने को कहा। अभिराज के हाथ में अंगूठी देकर रिद्धि ने कहा, अब कायरा को रिंग पहना भी दो। रिद्धि की बात सुनकर अभिराज झेंप गया। उसने कायरा को रिंग पहनाई और कायरा को गले लगा लिया। रिद्धि ने असिस्टेंट से कहकर अभिराज की 1 महीने की लीव के पेपर बनवा दिए। अकाउंटेंट से कहकर अभिराज की सैलरी भी क्लियर करवा दी। रिद्धि को अगले दिन कोर्ट आने के लिए कहकर अभिराज कायरा के साथ चला गया। अभिराज के जाने के बाद अनीता ने आरती से कहा, यार ये अभिराज के साथ लड़की कौन थी? तो आरती ने अपना काम करते हुए कहा, होगी कोई, इससे भला लड़कियों की कहाँ कमी है। तभी कैशियर विकास आकर बोला, कोई और नहीं, मिस आरती जी, वह लड़की उनकी होने वाली वाइफ है, वो जिनसे अभिराज जल्दी ही शादी करने वाला है। आरती ने तो सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। जिस अभिराज को पाने की वो अब तक सपने देख रही थी, वह किसी और को चाहता है। वह रानी से विकास और नीता को देखती रही। तभी नीता ने कहा, पर अभिराज सर का तो रिद्धि मैम से। तो विकास बोला, ये तुमने किसने कहा? अभिराज सर और रिद्धि मैम से बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ ये बात और है, अभिराज सर रिद्धि मैम के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। तभी आरती ने गुस्से और बेबसी के मिले जुले चेहरे पर बहाव लाकर कहा, अभिराज ने ये अच्छा नहीं किया। तो विकास आरती को समझाते हुए बोला, आरती ग्रो अप यार, सारा ऑफिस जानता है अभिराज सर तुझ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, और होंगे भी क्यों, वो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। जबरदस्ती का प्यार अगर हमें मिल भी जाए तो उसके साथ हम अभी खुशी नहीं रह सकते। तभी नीता ने विकास का समर्थन करते हुए कहा, विकास सर सही कह रहे आरती, तुम भी ये सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आरती विकास की कही बात के बारे में सोचने लगी। अनीता ने खोए हुए देखा तो कोहनी मार कर कहा, कहाँ खो गई? अरे कहीं नहीं, चल कैंटीन चलकर कॉफी पीते हैं। कहकर आरती अपनी कुर्सी से उठी और अनीता के साथ कैंटीन की ओर बढ़ गई। रिद्धि अपने केबिन में बैठकर विराज के लिए गिफ्ट के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन वंदना जी का था। रिद्धि ने फोन उठाया और कहा, प्रणाम माँ। वंदना जी बोली, सदा सौभाग्यवती भव, कैसी है आप? तो रिद्धि बोली, हम ठीक है, आप सब कैसे हैं? तभी वंदना जी ने कहा, यहाँ सब ठीक है। हाँ रिद्धि, मोहित कल सुबह की फ्लाइट लेकर आ रहा है। तो रिद्धि बोली, ठीक है, हम उसे एयरपोर्ट लेने चले जाएंगे। और माँ हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, मोहित से कहना फ्लाइट का टाइम हमें मैसेज कर दे, रखते हैं। तभी वंदना जी के कुछ बोलने से पहले ही रिद्धि ने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया और रजत अपनी कटरीना के साथ उदयपुर से बस पकड़ चुके थे। उधर मोहित अपना बैग जमाने में लगा। मोहित थोड़ा जिद्दी था, इसलिए जीत जी और वंदना जी दोनों के जरिए उसे हिदायतें दी जा रही थी। सुबह रिद्धि उठी, आज उसका मन बहुत शांत था। रिद्धि को आज बहुत अच्छा लग रहा था। तैयार होकर रिद्धि ऑफिस के लिए निकली। तभी उसे याद आया, उसे विराज की शादी के लिए कोर्ट जाना था। रिद्धि ने काका को गाड़ी कोर्ट की ओर घुमाने के लिए कहा। कोर्ट पहुंचने पर रिद्धि ने देखा विराज उसी का इंतजार कर रहा था। रिद्धि सबके साथ अंदर आई। कायरा के साथ उसकी एक दोस्त और उसकी मौसी थी। अभिराज के साथ कोई नहीं था। रिद्धि ने अभिराज से कहा, अभिराज आपके घर से कोई नहीं आया? तो अभिराज बोला, मेरा एक दोस्त आने वाला है, अभी आ जाएगा। वकील ने शादी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। अभिराज और कायरा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वकील ने दोनों का रजिस्टर पर सिग्नेचर करने को कहा। दोनों ने साइन कर दी। उसके बाद गवाहों के साइन के लिए कहा। कायरा की तरफ से मौसी ने साइन कर दिया, लेकिन अभिराज की तरफ से साइन करने वाला कोई नहीं था। तभी रिद्धि ने आगे बढ़कर अपना सिग्नेचर कर दिया। वकील के पूछने पर उसने खुद को अभिराज की बड़ी बहन बताया। अभिराज ने जब सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने भीगी आंखों से रिद्धि की ओर देखा तो रिद्धि ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, अभिराज वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिलता है। कायरा बहुत खुशनसीब है जिसे तुम मिले। नहीं दी, हमसे ज्यादा खुशनसीब अभिराज जी है जिन्हें आप जैसी दोस्त मिली। आप बिल्कुल वैसी है जैसा इन्होंने आपके बारे में हमें बताया था। कायरा ने रिद्धि के गले लगकर कहा। तभी रिद्धि ने प्यार से कायरा के गालों को छूकर कहा, सदा सौभाग्यवती भव, आप दोनों हमेशा खुश रहे। सभी कोर्ट से बाहर निकल आए। रिद्धि ने पर्स से एक लिफाफा निकाला और अभिराज की ओर बढ़ाकर कहा, अभिराज ये हमारी तरफ से आपके लिए और कायरे के लिए शादी का तोहफा। तो अभिराज हिरानी से लिफाफा लेते हुए बोला, इसमें क्या है रिद्धि? तभी रिद्धि ने कहा, मसूरी की टिकट्स हैं और एक वीक के वहाँ ठहरने के लिए होटल की बुकिंग, हैप्पी वेडिंग लाइफ। तो अभिराज झिझकते हुए बोला, मैं ये सब नहीं ले सकता।
तभी रिद्धि बोली, किस लिए? तोहफे के लिए इनकार नहीं करते, रखो चुपचाप। अभी हम निकलते हैं, हम किसी मीटिंग में जाना है। अपना ख्याल रखना दोनों। और हाँ, वहाँ से लौटने के बाद आप दोनों हमारे ऑफिस में ज्वाइनिंग कर सकते हो। ये कहकर रिद्धि वहाँ से निकल गई। तब विराज ने कायरा से पूछा, कायरा कैसे लगी तुम्हें रिद्धि जी? तो कायरा बोली, सच बताएं तो आईने सी साफ है वो, और उनके जैसे लोग हमने हमारी ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखे। कितना जिंदा दिल है ना वो। तभी विराज ने कहा, हाँ कायरा, हमारी रिद्धि जी का दिल बहुत खूबसूरत है। ईश्वर उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल गए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। उधर बेंगलुरु पहुंचकर कन्हैया और रजत बस स्टैंड से बाहर आए। उस टाइम मीटिंग में बैठी रिद्धि का फ़ोन बज उठा। एक्सक्यूज़ मी सर कहकर रिद्धि फ़ोन लेकर बालकनी में आ गई। उसने देखा फ़ोन मोहित का था। रिद्धि ने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो दी, कहाँ हो यार आप? मैं यहाँ एयरपोर्ट पर कब से आपका वेट कर रहा हूँ। रिद्धि को याद आया, आज तो मोहित को लेने जाना था और अब वो मीटिंग में थी। उसने कहा, मोहित आई एम सॉरी, वो हमें याद ही नहीं रहा। अभी हम किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं, निकलना नहीं हो पाएगा। तो मोहित ने कहा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? तभी रिद्धि ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम वहीं रुको, हम किसी को भेजते हैं। तो मोहित ने फ़ोन काट दिया। रिद्धि सोचने लगी किसको भेजें, अभिराज भी तो नहीं था आज। तभी उसने एकता को फ़ोन मिलाया और कहा, हेलो कहाँ है तू? तो एकता ने कहा, मम्मी पापा एक हफ्ते के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं, उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट आई हुई हूँ। तभी रिद्धि ने बेसब्री से पूछा, गए वो? तो एकता रिद्धि की बेसब्री जानकर पूछा, हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ, क्यों क्या हुआ? तभी रिद्धि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छा ध्यान से सुन, मोहित आया है जयपुर से, एयरपोर्ट पर ही है, तू उसे अपने साथ ऑफिस ले आएगी प्लीज़। तो एकता बोली, ओके, लेकिन मैं उसे पहचानूंगी कैसे? पहचान जाएगी, वो वेटिंग एरिया में है। अब एकता मोहित के पास पहुंच गई। तभी मोहित ने कहा, ओ हेलो बहन जी, ये सामान भी मेरे साथ जाएगा, इसे उठाने में मेरी मदद करो। बेचारी एकता ने एक सूटकेस उठाया और चल पड़ी। रिद्धि को कोस रही थी जिसने उसे यहाँ भेजा था। एयरपोर्ट से बाहर आकर एकता ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मोहित ने चाबी लेकर कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। एकता ने चाबी उसे दे दी और खुद आकर साइड वाली सीट पर बैठ गई। मोहित ने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी झटका खाकर स्टार्ट हुई। तभी एकता ने मोहित को घूरते हुए कहा, जरा ध्यान से, पापा की गाड़ी है। तो मोहित बोला, डोंट वरी बेबी, मैंने ऐसी खटारा गाड़ियाँ बहुत चलाई है, कहकर मोहित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोहित बिना सुध साध के गाड़ी भगा रहा था। एकता अंदर ही अंदर रिद्धि को अब तक 100 गालियाँ दे चुकी थी और मोहित को 1000। अब तो ऊपर वाला ही मालिक था उसका। दूसरी ओर रजत अपनी बाइक से मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था कि रास्ते में सड़क किनारे गाड़ी रोक रखा। भैया इतनी दूर भाभी से मिलने आए हैं और उसके लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया? वो देखो सामने कितनी बड़ी फूलों की दुकान है, वहीं चलते हैं, कहकर रजत और कन्हैया बाइक से उतरे और दुकान की ओर बढ़ गए। कुछ ही वक्त बीता था कि तेज रफ्तार से आती हुई कार ने जैसे ही ब्रेक लगा आकर सीधा रजत की बाइक को लगी। बाइक की पीछे की हेडलाइट टूट चुकी थी। दुकान पर खड़े रजत ने देखा तो दौड़ता हुआ रजत गाड़ी के पास गया और शीशा ठोकते हुए कहा, अरे बाहर निकल। तभी गाड़ी में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि मोहित ही था। गलती तो उसने की थी, पर इतनी जल्दी कैसे मानता? वह दंदनाता हुआ गाड़ी से उतरा और रजत को धक्का मार के कहा, क्या है बे, इतना ही क्यों चिल्ला रहा है, मुझे जानता नहीं क्या? तभी रजत ने मोहित की उंगली नीचे की और कहा, तुम कौन से मेरे बाप के दामाद लगते हो जो जाने तुमको? झगड़ा बढ़ता देखकर एकता आई और रजत से, एक्सक्यूज मी भैया, उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, तुम साइड हटो, इस सिरकुट को तो हम बताते हैं, कहकर मोहित ने एकता को साइड किया और रजत को एक गुस्सा दे मारा। चूंकि मोहित बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुका था, दोनों जानवर की तरह बीच सड़क पर एक दूसरे से उलझे हुए थे। एकता ने देखा तो घबरा गई। कन्हैया की नज़र पड़ी तो वह दौड़ता हुआ आया। उसने अब दोनों को छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों ने कन्हैया को धक्का दे मारा। बेचारा कन्हैया आकर एकता की गाड़ी के बोनेट पर आ गिरा। उसने एकता की तरफ देखा तो एकता ने कहा, देखिए दोनों किस तरह लड़ रहे हैं, मेरी तो वो सुन ही नहीं रही। तो आखिर गाइस अब रिद्धि को पता चलेगा कि मोहित रजत और कन्हैया के साथ भिड़ गया, तो रिद्धि का क्या रिएक्शन होगा, ये सब जानेंगे 11वें पार्ट में, जो कि कल सुबह 11 बजे आएगा। तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि कहानी आते ही आपको पता लग जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हो।